Everyone, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam. We all know that कि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, लास्ट वीडियो में मैंने न्यूक्लियस लिया था और न्यूक्लियस के मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है, एक बार मैं रिवीजन दे देती हूँ ताकि आपको इस वीडियो में शुरू से ही समझ में आ जाए. न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेंट्रल में होता है, सेंट्रली लोकेटेड, लार्ज साइज में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है और ये जो होता है सेलुलर कंपोनेंट होता है. ठीक है, ये जो होता है टू कंपोनेंट से बना होता है. फर्स्ट जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप होता है, सेकंड होता है न्यूक्लियोप्लास्ट. ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग टू बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, टू मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है. वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. समझ में आ गया इतना? अब न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था कि ये न्यूक्लियस है. ठीक है, डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर है ये जो है, और ये यहाँ पे पोर समझ लो कि यहाँ पे पोर है. ओके ओके, यहाँ पे ऐसे थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर थे, यहाँ पे एक डॉटेड स्ट्रक्चर था. ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था. तो हमने ये न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में पढ़ लिया. अब बीच के जो अंदर जो सब्सटेंस है विच इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये एक लिक्विड बाउंडेड सब्सटेंस है. इस सब्सटेंस में दो टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, विच इज फर्स्ट वन इज अ क्रोमेटिन मटेरियल एंड सेकेंड इज अ न्यूक्लियोलस. ओके, इजी है, समझ में आ रहा है? अब हम पहले न्यूक्लियोलस को देख लेते हैं, वो क्या होता है. ये जो होता है एक या दो नंबर में होते हैं, ज़्यादा नंबर में नहीं होते हैं, वन या मैक्सिमम दो नंबर में ही होते हैं. ये जो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है. ये जो होता है ऐसे ही अपने आप फ्री होता है. ठीक है, ये जो होता है ये राइबोसोम को कंसिस्ट किया रहता है. ओके, राइबोसोम जानते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. That's why it is rich with protein. This structure, nucleolus, is rich with protein. It is known as factory of ribosomes because it consists of ribosome and ribosome responsible for the protein synthesis. और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है इसलिए प्रोटीन रिच होता है. अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? Come to the another structure which is present in nucleoplasm, वो है क्रोमेटिन मटेरियल. अब इसको देख के क्या लग रहा है? लग रहा है ना कि पतला पतला कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर है. जस्ट लाइक दैट, ये सचमुच का धागे जैसा स्ट्रक्चर है, पतला पतला थ्रेड वाला थिन और इंटेंगल स्ट्रक्चर है जो ऐसे पड़ा रहता है. जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन आपको पता ही है कि हमारी जो सेल होती है वो डिवाइड करती रहती है, क्योंकि हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंपल सेल से ही बने हुए हैं और वो सिंपल सेल ही डिवाइड कर करके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाई है. तो सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए. तो सेल डिवीजन के टाइम जो ये क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं वो अरेंज हो जाते हैं और अरेंज होके वो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं. आइए हम यहाँ पे देखते हैं. आई होप यहाँ पे दिख रहा हो आपको. ये जो होते हैं अनटेंगल एस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज अ क्रोमेटिन मटेरियल. क्या होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल. ठीक है, और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो दे गेट अरेंज इनटू अ क्रोमोसोम्स. ये जो होता है यहाँ पे क्रोमोसोम में अरेंज हो गया. जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये जो होता है इस तरह से अरेंज हो गया. ठीक है, अरेंज होके क्या बना दिया इन्होंने? क्रोमोसोम्स बना दिया. तो हम क्या पढ़े हैं? क्रोमेटिन मटेरियल इज अ थिन थ्रेड लाइक इंटेंगल्ड मास. ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिक मटेरियल इज गेट अरेंज इनटू अ क्रोमोसोम्स. समझ में आ गया? ओके, अब जब क्रोमोसोम में अरेंज हो गया तो हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं. क्रोमोसोम जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि वो क्रोमेटिन मटेरियल से ही बने रहते हैं. क्रोमेटिन मटेरियल भी तो वैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना. और वो कब दिखते हैं? जब सेल डिवीजन होता है. सेल डिवीजन के टाइम वो अरेंज होकर क्रोमोसोम में बना देते हैं, इसलिए क्रोमोसोम जो होता है सेल डिवीजन के टाइम ही दिखता है. अब हमारा जो क्रोमोसोम है वो कैसे बना रहता है? उसके भी तो कुछ कंपोनेंट होंगे ना कि वो किस कंपोनेंट से मिलके बना होता है. तो दिस क्रोमोसोम इज मेड बाय टू थिंग्स.
First is a DNA deoxyribonucleic acid and the second is a protein which is a histone protein. स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं. ये दोनों से ही मिलके हमारा क्रोमोसोम्स बना होता है. ठीक है. जो डीएनए होता है वो कंसिस्ट करता है जीन्स को. डीएनए में जीन्स होते हैं ना, और दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टर्स. हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होता है, जैसे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग यानी पेरेंट्स से जो बच्चे में कैरेक्टर्स जाते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा जीन. और ये जीन्स ही प्रेजेंट होता है डीएनए में. और डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम का एक कंपोनेंट होता है. समझ में आ रहा है. Chromosome made by two things, protein and DNA. DNA consists gene and this gene is responsible for the character transformation from one generation to another generation. जो पेरेंट्स जैसे बच्चे दिखते हैं या पेरेंट्स के कुछ क्वालिटी बच्चे में आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं, ये जीन्स की वजह से ही आते हैं. वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाके बच्चों में जीन्स का कैरेक्टर का ट्रांसफर करता है. तो ये सब हमारा किस में था, न्यूक्लियस में था. एक न्यूक्लियस के अंदर इतने ढेर सारे स्ट्रक्चर थे जिससे मिलके हमारा एक कंप्लीट न्यूक्लियस बनता है. तो क्या हम एक बार फिर से रिवीजन दे देते हैं ताकि आपको एक समझ में, एक समरी समझ में आ जाए. न्यूक्लियस का 2 स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लास्ट. ठीक है. न्यूक्लियोप्लास्ट के 2 मटेरियल पाए जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो होता है सिंगल 1 या मोर नंबर में प्रेजेंट होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती है, वैसे ही फ्रीली प्रेजेंट होता है. वो प्रोटीन रिच होता है क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और ये कहलाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. इसका पार्ट खत्म हो गया. अब हम उठाते हैं ये क्रोमेटिन मटेरियल. इसका अब शुरू करते हैं. ये जो देखने से ही लग रहा है कि पतला पतला धागे की तरह है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इंटेंगल्ड है. जैसे हम धागा निकालेंगे, उलझ गया, फेंक दिया, वैसे ही दिखता है ये. तो वैसे ये स्ट्रक्चर हो गया. ये अरेंज भी हो जाता है. कब होता है, सेल डिवीजन के टाइम. और अरेंज होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाते हैं. अब हम क्रोमोसोम्स लेते हैं. भाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो थ्रेड लाइक ही होंगे क्योंकि वो क्रोमेटिन मटेरियल से बने हुए हैं. और जब सेल डिवीजन के टाइम वो दिखते हैं वो, और वो भी 2 टाइप के कंपोनेंट से बने होते हैं, डीएनए डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन विच इज हिस्टोन प्रोटीन. अब डीएनए जो होता है जीन्स को कंसिस्ट किए रहता है, और यही जीन्स जो होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यही जो होते हैं पेरेंट्स से बच्चे में कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए. ठीक है. तो जीन्स कहाँ होता है, डीएनए में. और डीएनए किसका कंपोनेंट, क्रोमोसोम्स का. तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया हो. ठीक है. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें. और आई होप आपको हमारा ये पढ़ाने का पैटर्न कुछ पसंद आ रहा हो. अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.